स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केरला में विजन जैम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को ऑफिशियली कमीशन किया है, जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यानी कि इस बात में आपको ध्यान रखना, इससे पहले हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बनने की वजह से अब भारत जो है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर चुका है और आने वाले टाइम पे यही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत को ग्लोबल शिपिंग हब जो है वो बनाने वाला है। इससे क्या फायदे होंगे, ये पहले भारत के पास क्यों नहीं था, क्या और कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हम बना रहे हैं, आज सब डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला मुनाफा, पहला फायदा जो भारत को इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजन जैम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से होने वाला है, that भारत now India will save $220 million annually। यानी कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की सर्विसेज लेने के लिए इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन पोर्ट्स, जैसे श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट और दुबई के पोर्ट। और यहां पे मेरे दोस्तों इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की फैसिलिटी लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए गवर्नमेंट को इनको पैसा देना पड़ता था, जो सालाना कितना होता था, $220 मिलियन। अब ये $220 मिलियन हम सेव करेंगे और इसको आप सोचिए कि हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। इंडिया के वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन करने के लिए इस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को प्रपोज किया कि इसको बनाना चाहिए, तो वो दैट ईयर वॉज 1991। आप में से बहुत सारे शायद उसमें पैदा भी नहीं हुए हो, लेकिन ये बना क्यों नहीं? बहुत सारे लीगल चैलेंजेस, बहुत सारे कानून थे। आपको पता ही है कि इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अगर लाना हो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी से उसको गुजरना पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न थे कि इतना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द पॉल्यूशन विच विल बी क्रिएटेड बाय इट, राइट। कुछ लीगल चैलेंजेस थे कि लैंड को कैसे एक्वायर करोगे, कोस्टल एरिया में रह रहे लोगों की लाइवलीहुड चले जाएगी, तो इस वजह से बन नहीं पाता। लेकिन आफ्टर, और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी बहुत है। 1991 में अगर आपको पता हो, वी वर गोइंग थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो हमारे पास पैसा भी बहुत कम था, तो कई हजार करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट पे लगने वाला था। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये डिले होता गया, लेकिन फाइनली बना। लेकिन बना किस पे मेरे दोस्तों? आपका PPP मॉडल पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कुछ पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, कुछ पैसा कंपनी ने दिया है। केरला गवर्नमेंट जो है उन्होंने पैसा डाला है और अडानी ग्रुप का मेरे दोस्तों पैसा इस पोर्ट को डेवलप करने में लगा हुआ है। लेकिन मेजर जो स्टेक होल्डर है इस विजन जैम इंटरनेशनल या डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, दैट इज केरला गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसकी टोटल कॉस्ट, कितना पैसा लगा इसको बिल्ड करते हुए? 8900 करोड़। तो मेरे दोस्तों ये तो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, लेकिन आप जानने की कोशिश करते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बेसिकली होता क्या है। मेरे दोस्तों ऐसा पोर्ट जहां पे बड़े बड़े कार्गो लिए हुए कंटेनर, मतलब एक ऐसा आप सपोज कर लो कोई शिप जो कम से कम 1000, 2000 या 20,000 तक के कंटेनर को लोड कर सकती है, वो हर एक आके पोर्ट में डॉक नहीं कर सकती, हर एक पोर्ट में आके रुक नहीं सकती, क्योंकि पोर्ट में मेरे दोस्तों गहराई होना, उस पोर्ट के पास जो पानी उसका गहरा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी शिप जो है बहुत बड़े लेवल पे पानी को डिस्प्लेस करेगी, और अगर पानी की गहराई नहीं हुई तो वहां पे शिप का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसी होती हैं कि आपका जो मेजर इंटरनेशनल ट्रेड रूट है उसमें एक ऐसा पॉइंट जहां पे लार्ज शिप्स आके क्या करेंगी, अपने कंटेनर को अनलोड करेंगी, कंटेनर को अनलोड कर देंगी, कार्गो को यहां छोड़ देंगी, और छोटी छोटी शिप्स जो हैं उस कार्गो को उठा के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। अब आप देखिए, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा ईस्ट टू वेस्ट क्या है, एक मैं आपको निकाल के बताता हूं। ये देखिए, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज ईस्ट टू वेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड रूट। अब आप सोचिए कि हर साल, हर दिन, हर मिनट, अभी भी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ट्रेड चल रहा है। बहुत सारी कार्गोज जो हैं, बहुत सारी शिप्स जो हैं, वो कार्गोज को, कंटेनर को मेरे दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। लेकिन अब पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही शिप हर जगह क्या करे, डिलीवरी दे दे। तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी शिप, जो सबसे बड़ी शिप होगी, उसका काम क्या रहेगा, वो डिफरेंट कंट्रीज के कार्गो को कैरी करेगी। और इसी इंटरनेशनल ट्रेड रूट में कुछ ऐसे पोर्ट्स होंगे, वहां पे उन कार्गोज को क्या कर देगी, वो अनलोड कर देगी। और वहां से छोटी छोटी शिप्स जो हैं
अपनी अपनी कार्गोज उठा के अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोलते हैं। आइए थोड़ा इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट भी देख लें। अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज अ हब टर्मिनल वेयर कार्गो कंटेनर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज इंटरनेशनल शिप टू स्मॉलर शिप। ये देखो, टू स्मॉलर शिप बिफोर रीचिंग देयर फाइनल डेस्टिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इनको जो पोर्ट चाहिए जहां पे लार्ज कंटेनर आके अनलोड करेंगे, वो बहुत डीप वाटर पोर्ट होना चाहिए। पानी की गहराई कम से कम मेरे दोस्तों आपकी 20 मीटर होनी चाहिए, तब जाके फायदा होगा। और अगर आपको पता हो, इंडो पैसिफिक रीजन, खास करके इंडिया जो मेरे दोस्तों, जहां पे इंडियन ओशन है, यहां पे 90% ट्रेड जो है इंडिया का इसी से तो होता है। और हम वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन व्हाट योर सी ट्रेड। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों नहीं है, जो बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। कारण यह था मेरे दोस्तों कि हमारा जो कोस्ट का पानी है ना, ये पानी का अगर आप रंग देखोगे, ये रंग आपको लाइट कलर रंग, जो लाइट ग्रीन कलर रंग कलर, ये आपको इंडिकेट कर रहा है दैट द वाटर इज वेरी शैलो। वाटर क्या है? शैलो। सबसे बड़ा कारण कि पानी की गहराई कम होने की वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे थे? आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं बना पा रहे थे बहुत सारे रीजन्स में। और उसके अलावा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए मेरे दोस्तों बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड सच इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए मेरे दोस्तों, जिसमें बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, हमारा डिफेंस चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो हमारा पैसा जो है मेरे दोस्तों, वी डोंट हैव दैट मच मनी टू, है ना, इन्वेस्ट ऑन सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसलिए हम प्राइवेट पार्टनर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा कारण था मेरे दोस्तों। और लैंड एक्विजिशन, मैंने आपको बोला ना, पॉलिसी को अप्रूव करना, क्राइटेरिया बहुत लंबा है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे शायद कहीं साल लग जाए। आप इसी में देख लो, 1991 में हमने प्रपोज किया है, जाके 2025 में, वही मई 2025 में जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे अगर लोकल सेलर होंगे, उस लैंड को एक्वायर करना, इट विल टेक ह्यूज टाइम, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। अब इसके कारण क्या हुआ, आप देखिए, ये है श्रीलंका, ये है आपका सिंगापुर, राइट, दिस इज सिंगापुर, और ये है मेरे दोस्तों आपका यूएई। क्या है? ये है यूएई। हम अब किस पे डिपेंडेंट थे? बड़ी बड़ी जो शिप्स थी, कार्गोस थी, वो आके इंडिया का सामान यहां छोड़ देती थी, यहां ड्रॉप कर देती थी, या यहां ड्रॉप कर देती थी। अब हमें यहां से अपनी छोटी छोटी शिप्स को भेजना पड़ता था यहां पे और सिंगापुर में। कहां पे? कोलंबो, श्रीलंका, राइट, सिंगापुर और यूएई, सामान लेने के लिए। अब सामान ऐसे फ्री में तो नहीं मिल जाएगा। अब उन्होंने हमारे कार्गो को अनलोड किया, फिर वो लोड करेंगे छोटी शिप्स में, वो तो पैसा लेंगे। इसमें हम $220 मिलियन जो है हर साल देते थे। समझिए इस बात को। तो 75% इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो भारत के बाहर हैंडल हो रहा था, जिसकी वजह से टाइम काफी लगता था। भाई, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। आज के टाइम पे अगर जो आपको चीज चाहिए वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगी, क्या फायदा? तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी, सप्लाई चेन डिले बहुत ज्यादा था, और फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमें पैसा जो है डॉलर के फॉर्म में बाहर देना पड़ता था। इनको ये रुपये के फॉर्म में पैसा ही ना ले, ये बोले हमें डॉलर में पैसा चाहिए, तो हमें पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट करके इंडियन रुपये को फिर इनको पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब मेरे दोस्तों जब ये बन चुका है, पर कंटेनर हम कितना पे कर रहे थे? $80 to $100 पर कंटेनर। अब मेरे दोस्तों हमें ये लॉस बचेगा। विजन जैम के बनने की वजह से हम अपने कार्गो को खुद हैंडल करेंगे। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सीधा यहां, ट्रांसशिपमेंट जो शिप्स हैं वो सीधा इस पोर्ट में आएंगी, कार्गो अनलोड करेंगे, हम आराम से ले जाएंगे, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, सप्लाई चेन जो है बढ़िया होगी। तो कितना बचा रहे हैं हम सालाना? $220 मिलियन जो है वो एनुअली सेव कर पाएंगे। अब मेरे दोस्तों दूसरा फायदा देखिए कि मैंने जो अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल जो आपका ईस्ट टू वेस्ट क्या है आपका मेरे दोस्तों ट्रेड रूट है, जहां से 70% से ऊपर का ट्रेड होता है, वो सिर्फ विजन जैम से कितना दूर है? कितनी दूरी पे? 10 नॉटिकल माइल। कितना? 10 नॉटिकल माइल। तो सोचिए जो मेजर कंपनीज हैं, जिनके लार्ज कंटेनर्स हैं, जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट फैसिलिटी में डील करती हैं, तो उनके लिए बेहतर डेस्टिनेशन क्या होगी? इंडिया होगी।
तो बहुत सारे अब लार्ज कंटेनर्स जो हैं मेरे दोस्तों, वो आके सामान कहां अनलोड किया करेंगे? विजिंजाम। ऐसे ही विजिंजाम पोर्ट क्या करेगा मेरे दोस्तों? फिर चार्जेस लेगा उनसे। $220 मिलियन तो बचाएंगे और हम बहुत मिलियन डॉलर जो है वो अर्न भी कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या हमें जॉब्स नहीं देनी पड़ेंगी, है ना? कितनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। हमें कितने लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा कंटेनर को लोड और अनलोड करने में। तो ये सबका साथ सबका विकास जो है, ये परफेक्ट एग्जांपल है मेरे दोस्तों स्पोर्ट की। और कल को कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाती है, आपको पता है श्रीलंका के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। श्रीलंका में सिविल जो क्राइसिस बहुत ज्यादा रहे थे 2 साल पहले, अगर आप देखेंगे, राइट। उसके बाद बांग्लादेश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मलक्का स्ट्रेट ये है, मलक्का स्ट्रेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए वी वर डिपेंडेंट ऑन सिंगापुर, मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके जाना पड़ता था। कल को कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो हमारी डिपेंडेंसी जो है खत्म होगी ना। ये नहीं होगा कि भाई ट्रेड रूट जो है डिसरप्ट हो गया, मलक्का से डिसरप्ट हो गया तो हमारा सप्लाई चेन खराब हो गया। अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मेरे दोस्तों हमारी जो फॉरेन पोर्ट्स में डिपेंडेंसी थी कि उन्हीं की मर्जी पे हम चलते थे, हम उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात क्या होता है, मैक्सिमम पोर्ट में कोस्टल वेव्स एक्शन हो रहे, सैंड आती है। अब केरला का विजिंजाम पोर्ट जिस पानी में है ना, वो इतना डीप वाटर है, उसमें सैंड बहुत कम है, तो हमें क्रेन्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हमें ज्यादा हैवी मशीनरी नहीं चाहिए क्या करने के लिए? ड्रेजिंग करने के लिए, सैंड को मूव करने के लिए। और सैंड को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में। यह सबसे बड़ा फायदा है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। विजिंजाम पोर्ट को चलाने के लिए, उसके सैंड को रिमूव करने के लिए हमें इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ आई है कि कैसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने की वजह से भारत को फायदा होने वाला है। क्या भारत सिर्फ एक ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है क्या? नहीं। भारत मेरे दोस्तों लास्ट ईयर 2024 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम गालाथिया बे पोर्ट बनाएंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, ये अगर आप देखेंगे रेड कलर का, दिस इज ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहां पे वी आर प्लानिंग टू मेक अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो विजिंजाम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से भी बहुत बड़ा होगा। इसको प्रपोज किया गया, हालांकि इसको कहीं साल लगेंगे, अभी इतना टाइम लगेगा, इतने जल्दी नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर ये बना तो आप समझ लीजिए कि मैं जो आपको बोला ग्लोबल शिपिंग हब, तो भारत डेफिनेटली जो है लीडर होगा, वर्ल्ड लीडर किसमें? मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो हम गालाथिया बे पोर्ट बनाने की प्लान कर रहे हैं, ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है, जो सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। मलक्का स्ट्रेट की ट्रैफिक को ये काम करेगा, क्योंकि जितनी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो हैं, शिप्स जो हैं, वो आपके मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके सिंगापुर जाती थी। नाउ दे विल प्रेफर कि वो अपने कार्गोज को, कंटेनर को कहां अनलोड करें? मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करने से पहले ही गालाथिया में। ये सपोर्ट करेगा किसको? मेरे दोस्तों विजिंजाम को। उसके अलावा वी आर प्लानिंग कि अगर आपको पता, वदावन पोर्ट महाराष्ट्र, यहां पे 100 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली हैंडल करने का मेरे दोस्तों हमने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इसमें ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी होगी, कंटेनर टर्मिनल फैसिलिटी भी होगी। वहीं पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई में इनोर पोर्ट, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, इनको भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये ज्यादा लार्ज वेसल्स को हैंडल कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आपको ये आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और किन चीजों में, किन टॉपिक्स में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डिस्कस कीजिएगा, मैं जरूर उसको भी लेके आऊंगा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा कितने डिटेल्ड में मैंने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को एक्सप्लोर किया और आपको बताया कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है, क्या फायदे होने वाले, इकोनॉमिकली क्या फायदा होने, ग्लोबल लेवल पे भारत को क्या फायदा होने वाला। ऐसा ही आपको अपने मेंस कंटेंट में लिखना पड़ता है। यही है मेरे दोस्तों, इसी को बोलते हैं कंटेंट एनरिचमेंट। अब ऐसा ही कुछ कोर्स जिसमें आपको बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे पढ़ाते हुए और आपकी यूपीएससी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, दैट कोर्स इज P2I कोर्स, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ऐसे ही कोर्स में मेरे दोस्तों हमारे बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड थे, जिसमें अराउंड 160 प्लस सिलेक्शन जो यूपीएससी 2024 में हुई है, दैट इज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ। डिफरेंट कोर्स में एनरोल्ड थे, मेंटोरशिप कोर्स में, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, राइट। अब मेरे दोस्तों ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, लॉन्ग टर्म कोर्स, कम से कम 36 महीने का, 36 मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। ये उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है जो आने वाले 1.5-2 साल के बाद यूपीएससी में अपीयर होने का सोच रहे हैं।
बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन पे होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने फाइनल ईयर में होंगे, बहुत सारे बच्चे शायद पीजी कर रहे होंगे। तो दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर देम। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, ये लाइव क्लासेस रहेंगी, 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस। उसके अलावा PRP प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें मतलब अगर इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आपने वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म किया तो बाय द एंड ऑफ 2025 और 2026, जब अब तो कम से कम 2 साल से ऊपर की वैलिडिटी है इसकी, तो आपको नेक्स्ट प्रीलिम्स में तैयारी करवाने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर में बुलाया जाएगा करोल बाग में, अंडर 100% स्कॉलरशिप। आपका रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा स्टडी IQ उठाएगा। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हो तो जो फी आपने इसमें पे की होगी वो फुल फी आपको रिफंड हो जाएगी ऑन क्लियरिंग प्रीलिम्स। और हम जो वीकली और मंथली टेस्ट लेते हैं, हर महीने हम एक टॉपर जो है उसको अनाउंस करेंगे, उसका नाम अनाउंस करेंगे, और जिस टॉपर का नाम अनाउंस होगा वो उसको 11,000 कैश प्राइज जो है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, दोज हु सर्व्ड एट सेक्रेटरी लेवल, ठीक है, इन इंडियन गवर्नमेंट, दे विल गाइड यू हाउ टू अपीयर, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन इन इंटरव्यू। तो ये ऐसे कोर्स को मिस नहीं कीजिएगा। इस कोर्स में जो आप प्राइस देख रहे हो दैट इज 33,999। 7 मई को इवनिंग में ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 6 बजे लाइव रहेगा, वापस सुन लीजिएगा। इस कोर्स को में एनरोल होने के लिए और इसमें और डिस्काउंट पाने के लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करिए और गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बार फिर से सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।